सबसे पहले तो महाराज राघवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर रखा और मंच पर उपस्थित बहुत ही हर क्षेत्र के विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं और आप सब भी ज्योतिष के इच्छुक हैं, जानकार हैं, जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं राघवेंद्र जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि ज्योतिष में हम अखाड़ा स्थापित करने जा रहे हैं और अखाड़े को लेकर बहुत सारी बातों लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें हैं। सामान्यतः अखाड़े को हम समझते हैं कि जैसे यहाँ युद्ध का मैदान हो, यहाँ लोग कसरत करते हों, या फिर हमारे अखाड़े वो होते हैं जो कुंभ में आते हैं, जो हमारे अखाड़े निर्मोही अखाड़ा, अटल अखाड़ा, ये सारे अखाड़े हैं। तो उन अखाड़ों में सबसे पहले क्या होता है, वहाँ के जो नियम है बड़े कठिन होते हैं। हर कोई अखाड़े में शामिल नहीं हो सकता। जितने भी अखाड़े हैं वो सब लोग 12-12 वर्ष वेट करते हैं कुंभ में आने के लिए। तो अगर ऐसा कोई अखाड़ा बनता है, अखाड़ा वो होना चाहिए जिसमें जो भी ज्योतिषी शामिल हो उसका मानसिक स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में उसका शारीरिक स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब उसका शारीरिक और मानसिक स्तर अच्छा होगा तभी वो ज्ञान को उपलब्ध हो सकेगा, तभी वो ज्ञान को समझ सकेगा। अखाड़े का जो मतलब है बड़ा गहरा मतलब है। सिर्फ मात्र ये नहीं कि अखाड़ा है, अखाड़े का मतलब एक ज्योतिष का नया रूप जो हमको कभी देखने को नहीं मिलता। हम लोग जाते हैं विद्यालयों में जाते हैं, हम लोग गुरुकुलों में जाते हैं, वहाँ जाकर हम ज्योतिष सीखते हैं, लेकिन अखाड़ा पहली बार की बात है। ये नया कॉन्सेप्ट है और ये नया कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ अगर जिस तरह के तरीके से इसको बताया जा रहा है, इस तरीके से अगर ये किया जाएगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग होगा ज्योतिष में। वहाँ से जो भी ज्योतिषी निकलेंगे वो एक अलग प्रकार के ज्योतिषी निकलेंगे, क्योंकि जब भी कोई अखाड़े, निर्मोही अखाड़े से जब कोई आदमी निकलता है या दूसरे किसी अखाड़े से निकलता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व अलग होता है। तो ऐसा ही ज्योतिष होना चाहिए। तो ज्योतिष में जो उसका मानसिक बल, शारीरिक बल, उसका आध्यात्मिक बल, उसका धार्मिक बल, उसका ज्ञान, पूरा ज्ञान उसमें पारंगत हो, फिर वो ज्योतिष को समझेगा। तब वो किसी व्यक्ति जो उसके मिलने आ रहा है, क्योंकि ज्योतिष की बात कौन आता है, जिज्ञासु बहुत कम आता है, समस्या वाला आता है। समस्या को देकर आदमी आता है तो उसकी समस्या को समझना। मान लीजिए किसी के बेटे को प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है, अगर आपके हृदय में उस तरह का भाव नहीं है, फिर आप उसके बारे में जो बता रहे हैं उसका कोई मतलब बैठता नहीं है। सिर्फ ग्रह नहीं बोल रहा, आप भी बोल रहे हैं। तो आपके पास वो समझता है कि सरस्वती है, वाणी है, आपके पास ब्रह्म विद्या है, और इस ब्रह्म विद्या से आप जो करना चाह रहे हैं आप बहुत भला करेंगे। इससे पहले बहुत सारे लोग बोल रहे थे, वत्स जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की, मंत्रों की बात करी, तंत्रों की बात करी, कई सारी प्रयोगों की बात करी, हम मंदिर कैसे जाएं। उससे पहले वशिष्ठ जी बोल रहे थे, वो भी बहुत अच्छा बोल रहे थे। उन्होंने बात की, बुद्ध की बात कर रहे थे। ये बुद्ध के उन्होंने शायद लाल किताब से बुद्ध लिया होगा, क्योंकि लाल किताब के हैं। बहुत कम लोग जो वैदिक ज्योतिष जानते हैं वो नहीं जानते कि बुद्ध से बेहतर कोई ग्रह ज्योतिष में है नहीं। हम ज्योतिष में बृहस्पति की बात करते हैं, हम मंगल की बात करते हैं, हम सूर्य की बात करते हैं, लेकिन अगर आप बुद्ध को समझ गए तो आप पूरा ज्योतिष समझ सकते हैं। इतना आसान और इतना कठिन बुद्ध को समझना है, क्योंकि बुद्ध जो है सूर्य से सिर्फ 28 डिग्री दूर रहता है। अगर वो 1-8 डिग्री आगे पीछे हो जाए तो ये सूर्य मंडल जो है ख़त्म हो जाएगा, एकदम सोलर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और जब भी हम बोलते हैं कि रोहिणी का निषेध हो रहा है, रोहिणी का ये महाभारत के टाइम में रोहिणी के नक्षत्र में उसका भेदन हुआ, हम उसकी बात करते हैं, वहाँ महाभारत युद्ध हुआ। जब कभी ऐसा लगता है साइंटिस्ट को या जो वैदिक ऋषि थे कि बुद्ध जो है सूर्य को क्रॉस कर रहा है तो घबराहट हो जाती है कि ऐसा अगर होगा तो दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो बुद्ध इतना खतरनाक ग्रह हो सकता है। कुंडली में उन्होंने बहुत चर्चा की, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि हम ज्योतिष को विज्ञान से कैसे समझते हैं। विज्ञान जो हम ज्योतिष को हमारा विज्ञान क्या बोलता था, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हम वेदों की बात यहाँ पर बहुत हुई, हमारा बहुत सारा ज्ञान हमको ऋग्वेद में मिल जाता है। और ऋग्वेद के बारे में जब बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बोला कि ज्योतिष का लिखा गया था 5000 साल पहले, लेकिन और अगर हम विद्वानों को खोजें तो 96,000 ईयर्स पहले भी लिखा जा चुका था। ऋग्वेद में हमको ना केवल सारे नक्षत्र मिलते हैं,
उनके नाम मिलते हैं, बल्कि हमको मालूम पड़ता है कि ध्रुव तारा कहाँ है, हमको ये मालूम पड़ता है कि आकाश गंगा कहाँ है जिसको मिल्की वे बोलते हैं, हमको मिल्की वे में ये भी मालूम पड़ता है कि सूर्य तो स्थिर है, लेकिन वो मिल्की वे में जो विषुव नारी है, जो विष्णु की नाभि है, उसकी चक्र लगाता है। वो जो उसका चक्र का साइकिल है वो 26,000 ईयर्स में पूरा होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन पृथ्वी पर आते रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि 10 साल पहले जो स्थितियाँ थी, 10,000 साल पहले, वो आज नहीं है। आने वाले समय में स्थितियाँ अलग हो जाएंगी। अब आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ हम चंद्रमा को देवता बोलते हैं। चंद्रमा हमारे लिए देवतुल्य है, हमको ये सब मालूम है। तो ये देवतुल्य है ऐसा हमने बोला, ऋषियों ने बोला, किताबों में लिखा, पराशर ने लिखा, भृगु ने लिखा, औरों ने लिखा। ये देवता है क्यों? साइंस तो बोलती है ग्रह है, सीधा सा ग्रह है, उसको देवता क्यों है? और हमको चंद्रमा का सिर्फ एक ही पक्ष दिखता है जहाँ से उसका हमको दिखता है कि आज पूर्णिमा है कि आज अमावस्या है, उसकी तिथियाँ हम गिनते जाते हैं, ये हमको दिखता है। लेकिन उसका जो डार्क पक्ष है उसके बारे में हम विचार नहीं करते। जो उसका डार्क पक्ष है, जो डार्क साइड है, वहाँ पर हर रोज़ हज़ारों लाखों सालों से मीटरॉइड और एस्ट्रॉइड्स, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। और उनके गिरने से चंद्रमा उसको झेलता है, चंद्रमा उसको झेलता है, वो पृथ्वी पर आने नहीं देता, वो पृथ्वी उसको आने नहीं देता। इसलिए हमने उसको, हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा, उन्हें देवता बोला। यार ये देवता तो है ही, जो हम पूरी पृथ्वी को बचा रहा है, पूरी मानवता को बचा रहा है, ये हमको आपको नहीं बचा रहा। तो फिर उन्होंने बोला अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। तो वहाँ से हम तिथियों की गणना करें, हम समझें कि कोई आदमी अमावस में पैदा हुआ है, ये प्रथमा को पैदा हुआ है, या तृतीया को पैदा हुआ है, ये शुक्ल पक्ष था या ये कृष्ण पक्ष था। हर तिथि का अपना महत्व हो जाता है कि वो चंद्रमा जो है कितना प्रोटेक्शन पृथ्वी को दे रहा है, उतना ही प्रोटेक्शन उस व्यक्ति को देने वाला है। इस बात पर हमने कभी वैज्ञानिक तरीके से ज्योतिष को समझने का प्रयास ही नहीं किया। आज हम जब विचार करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि इसका जो ब्लैक साइड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जब हम बृहस्पति की बात करते हैं, मेरी किताब भी आ रही है, इस किताब का नाम है, इंग्लिश में है वो, उसका मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। 2050 में दुनिया कैसी होगी, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा, ये दुनिया कैसी होगी, दुनिया का वातावरण कैसा होगा, दुनिया का स्पेस के बारे में क्या होगा, एआई कहाँ जाएगा, हमारा धर्म कहाँ जाएगा, हमारा व्यवहार कहाँ जाएगा, हमारे धन का क्या होगा। और ये पूरी जो क्रांति हो रही है, धन की क्रांति हो रही है, और कोई क्रांति नहीं हो रही। अभी जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान में, तो मेरे से बहुत सारे पत्रकारों ने बोला कि कितने दिन चलेगा। मैंने कहा ये नहीं चलेगा 7 दिन से ऊपर, और 3 दिन में बंद हो गया, क्योंकि सारे युद्ध धन के हो रहे हैं, धन के लिए युद्ध हो रहा है, वही अमेरिका कर रहा है। तो ये आजकल बृहस्पति अतिचारी है और ये अगले 20 साल तक रहने वाला है, डिफरेंट किस्तों में। 14 मई को हुआ था और ये 50 तक चलेगा। इस पर हम विचार नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति का जो कनेक्शन है 2-3 ग्रहों से बहुत बेहतरीन कनेक्शन है। उसका चंद्रमा से है। जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति हो तो हम बोलते हैं कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग हो गया। आप कह सकते हैं कि हर कुंडली में तो फलता नहीं, इसलिए नहीं फलता क्योंकि वो योग कितनी डिग्री पे हुआ है, कितने उसके ऊपर हुआ है। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए, मैडम फ़ोन बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप आइए सुनने, बंद कर दीजिए, बाद में जाके बात कीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ आपके साथ, बाद में बात कर लीजिएगा। ये बातें आपको बाद में नहीं मिलेंगी, बहुत डिफरेंट बातें हैं। तो वो जो चंद्रमा, जो बृहस्पति जो है वो सूर्य के ऑर्बिट में नहीं है, सूर्य के ऑर्बिट से अलग है। और रूसी वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बड़ी खोज की। उन्होंने पाया कि जब बृहस्पति पृथ्वी की कक्षा में आता है तो वो सूर्य को खींचना शुरू कर देता है अपनी तरफ। और वो समय जब पृथ्वी के पास होता है बृहस्पति, उस समय महामारी नहीं होती, उस समय युद्ध नहीं होते, उस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता दुनिया में। आपकी मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन चलती है। और जब वो दूर होता जाता है तो ये हमको स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। इसका हम अक्सर अध्ययन नहीं करते, लेकिन इसका भी हमको अध्ययन करना चाहिए। हम बोलते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा का योग बनता है, इसलिए योग बनता है कि बृहस्पति ही चंद्रमा के, मैंने आपको बताया, उसकी जो ब्लैक साइड है, डार्क साइड है, उस पर हमारा विचार ही नहीं जाता।
वो जो है मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब बृहस्पति योग होता है उसके साथ में, तो बृहस्पति उसको और भी दूर कर देता है। तो इसलिए बृहस्पति पूजा जाता है। बृहस्पति के पूजने का ये साइंटिफिक कारण है। हमारा गुरु है, हम उसको ऐसे गुरु मानते हैं, उसके बारे में हमारी हज़ारों कहानियाँ हैं, उनका तो हम अध्ययन करते ही हैं। लेकिन ये भी हमको जानना ज़रूरी है मॉडर्न युग में कि विज्ञान, हम विज्ञान बोलते हैं अपने आप को, तो हमको वैज्ञानिक भी होना पड़ेगा। हमको विज्ञान की तरह बात करनी पड़ेगी। अगर हम विज्ञान की तरह बात नहीं कर रहे तो फिर हमारे को ज्योतिष को विज्ञान कहने का अधिकार नहीं मिलता। अब एक और स्थिति आती है, आपने देखा होगा, मैं सूर्य चंद्रमा की, जुपिटर की बात बताई। सूर्य और गुरु आसपास होते हैं, साथ होते हैं, ख़ास तौर से अपोजिट होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये कुंडली बहुत अच्छी है। ये कुंडली इसलिए अच्छी है कि सूर्य सामने बैठा है, मान लीजिए लगन में बैठा है, और बृहस्पति सप्तम में बैठा है। तो सूर्य जो है वो आपका आत्मबल है, वो आपका ईगो है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस को बृहस्पति बिगड़ने नहीं देता, उसको संभाल देता है। तो आप जो भी काम करते हो, आप बहुत सिस्टम से काम करते हो, और फिर आप जिस क्षेत्र में काम करते हो वहाँ पर आपको कितनी भी सफलता मिल सकती है। जैसे बृहस्पति आकाश में एस्ट्रॉइड्स वगैरह को रोक रहा है, मीटरॉइड्स को रोक रहा है, जिसको हम उल्कापिंड वगैरह कहते हैं, तो ऐसे ही आपके जीवन में जो उल्कापिंड आ सकती थी, जो भूचाल आ सकते थे, उनको रोक रहा है, इसलिए उसको अच्छा मानते हैं। और फिर ये योग तो महीने भर में बन जाता है 33%। कौन सी कुंडली में योग है, इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, इसको हमको समझना पड़ेगा। एक और बोलते हैं कि मंगल बृहस्पति का हम योग मानते हैं। मंगल फोर्स है, एनर्जी है, ताकत है, और लेकिन उसके पास में संयम नहीं है। अगर बृहस्पति उसको साथ हो या बृहस्पति उसको देखता हो तो संयम देता है। जब वो संयम देता है तो ऐसा आदमी आर्मी में कमाल कर सकता है, ऐसा आदमी दुनिया को बदल सकता है। तो ये पूरा जो मंडल है, पूरा मंडल, इसको हमको अगर इस तरह समझने का प्रयास करें तो हमारा ज्योतिष जो हमारे ऋषियों ने आज से हज़ारों साल पहले एक सिस्टम बनाया कि यह ग्रह अच्छा क्यों है, यह ग्रह बुरा क्यों है, और इससे कहाँ योग बन जाता है, कहाँ योग कट जाता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। और उसके पीछे आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से 108 गुना छोटा है। चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है और पृथ्वी से 108 गुना छोटा है, और सूर्य जो है वो पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। इसलिए, और हमारे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को अगर आप 4 से गुणा करें, क्योंकि 4 उसके चरण होते हैं, तो ये पूरी गणना 108 आती है। इसलिए हमारे मन के 108 होते हैं। अगर हमको इस ब्रह्मांड में रहना है, इस पृथ्वी पर रहना है, तो ये गणना है जिस गणना से हम कोई भी अपना जो भी हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, तो वो अचीव किया जा सकता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम किस ब्रह्मांड में हैं और किस तरह से स्थितियाँ हमारे साथ चलती हैं। ऐसे हम बोलते हैं, वेदों में लिखा हुआ है, हम भी बोलते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन स्थिर नहीं है। सूर्य भी जो है, जो गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं, विष्णु नाभि बोलते हैं, इसमें मिल्की वे में, वहाँ पर सूर्य भी मूव करता है। वो मूव करता है, लेकिन वो उस सब ग्रहों को थामे रहता है, और इन सब ग्रहों को थामता है बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति का जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो साइंटिस्ट आजकल खोज कर रहे हैं कि वो जो उसका डार्क मैटर है या डार्क साइड है, उसमें से अगर उनको 1 किलो एंटीमैटर मिल जाए, मैटर, दुनिया बनती है मैटर और एंटीमैटर से, 1 किलो एंटीमैटर मिल जाए तो इस दुनिया की 45,000 ईयर्स तक बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया को इस पे लगा हुआ है, इस पे रिसर्च हो रही है। इसलिए हमारे यहाँ हम किसी को गुरु शुभ ग्रह बोलते हैं, किसी को अशुभ ग्रह बोलते हैं। मैं आज शुभ ग्रह की बात कर रहा हूँ, कभी मैं आपके साथ आऊँगा तो मैं आपको अशुभ ग्रह के बारे में बताऊँ कि उसमें किस तरह की एनर्जी आती है। तो वो जो एनर्जी है, ये बृहस्पति इसलिए हमारा देवता है, चंद्रमा इसलिए हमारा देवता है क्योंकि ये हमारी रक्षा आकाश से करते हैं, इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अगर कुंडली में हो तो कमाल कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अगर कुंडली में केंद्र में बृहस्पति हो तो उस कुंडली के 1 लाख दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसने वो जो उल्का पिंडें आती, वहाँ तो उल्का पिंडें आती, यहाँ पर जो मुसीबतें आती, जो मुश्किलातें आती, उन मुश्किलातों से आपको उनसे लाभ होता। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ज्योतिष को इस एंगल से समझना चाहिए। अगर हम इस एंगल से ज्योतिष को समझते हैं, मैं देश विदेश भी जाता रहता हूँ,
अमेरिका घूमता हूँ, यहाँ घूमता हूँ, तो मैं वहाँ विद्वानों से बात करता हूँ। जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो लोग सुनते हैं, उनको समझ में आती है बात और उनकी आस्था बढ़ती है। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना। आज का कार्यक्रम राघवेंद्र जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया। इतने विद्वान आए, या मंच पे इतने लोगों को देख के ऐसी खुश हो जाता है। आप लोग इतने धैर्य से सुन रहे थे। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।